हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का सीरीज को लेकर आया हूं और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इस चैनल पर आपकी परीक्षा तक लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि बिहार दरोगा की परीक्षा जो है वो बिहार एसएससी से पहले ही हो जाने की संभावना है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए बिहार दरोगा की आप लोग को यहाँ पर रेगुलर जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग को मिलते रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट का खासियत यह है दोस्तों कि यह बिल्कुल बिहार दरोगा के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार यानी कि लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को जीके, जीएस और करंट से भी क्वेश्चन मिलेंगे, बिहार जीके से भी क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 5-6 वो भी आप लोगों को इस सेट में मिलेंगे। यानी यूँ कहने का मतलब है कि बिल्कुल एकदम जिस पैटर्न को फॉलो करता है बीपीएसएससी, ठीक है ना? जो आयोग आप लोग का परीक्षा लेता है वो बीपीएसएससी जो है, तो इन 100 प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे और 100 प्रश्नों की जो तैयारी है बिल्कुल दोस्तों जबरदस्त तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कराई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और दोस्तों आप लोगों को जो मैं इतना मेहनत से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता हूं, तो दोस्त आप लोग के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। जो दोस्त नए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ये सेट हमेशा मिलते रहे। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों को दोस्त कि पहला प्रश्न है आप लोग को कि रोहतांग दर्रा जो है किन दो घाटियों को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हो गया ये किन दो घाटियों को जोड़ता है। ऑप्शन आप लोगों के पास है भागीरथी अलकनंदा, काली एवं धौली, कुल्लू एवं स्पीति, झेलम एवं रावी, ठीक है ना? तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त मेरे रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, यानी कुल्लू एवं स्पीति को रोहतांग दर्रा जो है ये जोड़ता है। ये दोनों घाटियों को जोड़ता है, कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर है कि ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया। भाई ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग के पास है पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, डी कोई नहीं। तो दोस्तों ओनली वन अर्थ जो है वह एक विषय है और किस दिवस का विषय जो है जिसको 2022 में इससे मनाया गया, तो दोस्त यह जो है पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस? ये पर्यावरण दिवस 2022 का ये विषय रहा, ओनली वन अर्थ। और इसी के साथ पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। तो दोस्तों पहले ये देख लें कि पर्यावरण दिवस जो है या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग जानकारी रख लीजिए। ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? मैं अच्छे से लिख दूं इसको, 5 जून को मनाया जाता है ये। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था। दोस्तों आप लोग के लिए मैं जो वादा किया हूं कि आप लोग को परीक्षा के तक आप लोग को यह सेट मिलता रहेगा और बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराई जाएगी। बहुत सारे तो ऐसे प्रश्न होंगे जो आप लोगों ने शायद अभी नहीं देखा हो। मैं भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षा में पूछने का, थोड़ा सा लीक से हटकर पूछ रहा है प्रश्न, अलग अलग टाइप को घुमा कर पूछ रहा है। तो उस उन सब चीजों को भी ध्यान में रखकर ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है आप लोग के लिए और काफी मेहनत करके इस प्रैक्टिस सेट को लाया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और एकदम बिल्कुल इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो प्रश्न है इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये रमाबाई हो जाएंगी, जिनको महिला समाज सुधारक या पंडित कहा गया है, ठीक है। तो इसमें जो 100 प्रश्न है दोस्त, आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग जैसे 3 का यहाँ पर बी हुआ, तो 1 2 3 करके आप लोग इस तरह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए और अंतिम में अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। तो साथ ही साथ आप लोग को ये पता चलेगा कि आप लोग भी कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे 3 का बी हो गया, 4 का जो होगा वो लिखिएगा आंसर। तो आप लोग ऐसे करके अंतिम में काउंट करके जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि बाबरनामा की रचना
किस भाषा में की गई थी? बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों बाबरनामा जो है इसकी रचना तुर्की भाषा में की गई। कौन सी भाषा में की गई? तुर्की भाषा में की गई। तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब देखिए, ये कौन सी भाषा में लिखी गई दोस्तों? ये तुर्की भाषा में लिखी गई। इससे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि बाबरनामा जो है दोस्तों, यह बाबर की आत्मकथा है। मैं लिख दे रहा हूं, ये बाबर की आत्मकथा है। और ये आत्मकथा है जिसको स्वयं बाबर ने ही खुद लिखा था। ठीक है ना? ये स्वयं बाबर ने ही इसे तुर्की भाषा में लिखा था, बाबरनामा की रचना। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। चूंकि बहुत ज्यादा हम लोग इसमें डिस्कशन करने लगेंगे तो 100 प्रश्न जो आप लोग को जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं हम। ठीक है? कोशिश कर रहे हैं कि इसको 40 से 45 मिनट में आप लोग को खत्म कर दूं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? दोस्तों ये महारानी विक्टोरिया के बारे में कह रहा है, तो ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 1858 ईस्वी में ये घोषणा पत्र आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन जाते हैं दोस्त। एक तो प्रश्न आप लोग को परीक्षा में अगर ये पूछ देता है, पूछ नहीं देता है, ये कई बार आप लोग को बिहार एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, या बीपीएससी कह लीजिए, बीएसएससी कह लीजिए, ठीक है ना? और बिहार दरोगा कह लीजिए, बिहार पुलिस कह लीजिए, यूपी पुलिस, एसएससी, मतलब सब जगह इस क्वेश्चन ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है कि मेगास्थनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो या तो इंडिका उस तरफ पूछ देगा, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका हो गई, या ऐसे पूछ देगा कि पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न किसी तरह से भी पूछे, आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल पालना नहीं है, एकदम कंफ्यूजन को दूर उखाड़ कर फेंक देना है और शानदार तरीके से आप लोग को कंसेप्ट को रखना है। तो यहाँ पर इस पुस्तक में कितने भागों में समाज को बांटा गया था ये पूछ रहा है। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा, ये 7 भागों में भारतीय समाज को विभाजित किया गया था मेगास्थनीज के इंडिका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई भाई दाग और हुलिया की प्रथा? आप लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करते चलिए और लास्ट में एकदम बिल्कुल बताइए कि कितना आप लोग का सही हो रहा है इस सेट में से। क्योंकि प्रश्न की जो लेवल है काफी कहीं थोड़ा-सा मीडियम भी रखा गया है, ये मीडियम टू मॉडरेट लेवल का आप लोग को प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है। तो दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यह जो है बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये बलबन के द्वारा यह प्रथा प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 8वां है कि निम्नलिखित अंगों में से किसमें पीत का संचय होता है? ये पीत का संचय किसमें होता है? साइंस से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो पीत का संचय जो है दोस्त, यह जो होता है पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 है। देखिए ये प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिकात लोक नृत्य किससे संबंधित है? बहुत सारे दोस्त ये लोक नृत्य का नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन काफी ये फेमस लोक नृत्य है और काफी वो फेमस राज्य भी है। इतना मैं बता दिया तो आप लोग को बहुत सारे दोस्त गेस भी कर लिए होंगे। और वह जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ये जम्मू कश्मीर का यह लोक नृत्य है हिकार। तो दोस्तों इसी तरह के शानदार प्रश्न आप लोग को 100 प्रश्नों में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आप लोग की सारे सब्जेक्ट क्लासेस जो है आप लोगों को बिल्कुल शानदार तरीके से और बिल्कुल टॉप लेवल का कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो फिर आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने में परहेज नहीं करना चाहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल दबा कर करते रहिए। और यही मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है जो मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था? यह कथन भाई किसका है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एच कार जो है, ये इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे। इनके द्वारा ही कहा गया था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच की अनंत वार्ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न है
1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी चाहिए? काफी ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को एक इसमें का ये आप लोग का कंसेप्ट अगर मालूम होगा, तो कंसेप्ट आप लोग को ये ऑप्टिक्स का एक कंसेप्ट है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पूरी संपूर्ण लंबाई को देखने के लिए उसके लंबाई का आधा दर्पण होना जरूरी है। यानी कि लंबाई का आधा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पूरा परछाई जो है ये दर्पण में देखना चाहते हो, तो उसके लंबाई का आधा दर्पण जो है होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आदमी का लंबाई कितना है? 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति है, तो 1.5 मीटर का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर जो है इसका शानदार जवाब हो जाएगा। और बहुत सारे दोस्त देखेंगे करी तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ गया या था नहीं, चलिए इसमें है कुछ नहीं। इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को पूछे जाते हैं और आप लोग परीक्षाओं में छोड़कर आ जाते हैं। तो अब से इस टाइप के प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आसान टाइप के प्रश्न है आप लोग को, बस थोड़ा-सा उसका कांसेप्ट याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा आप लोगों को। चलिए, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? ये पहला एशियाई खेल की बात कहा जा रहा है दोस्तों। तो पहला एशियाई खेल जो है ये भारत में हुआ था। और एशियाई खेलों से एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आप लोग के लिए अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ, जो अभी हाल फिलहाल में 19वां एशियाई खेल हुआ है, ठीक है ना? 19वां ये एशियाई खेल हुआ है। तो इसका जो है संपूर्ण तथ्यों के साथ और जितने भी भारत में ये एशियाई खेल हुए हैं और भारत ने कितना-कितना पदक जीता है, ये सारा डिटेल आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। अब एशियाई खेलों से कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा दोस्तों। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग जाकर वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगर कहीं से भी एग्जामिनर आप लोग को पूछे एशियाई खेल से, मैं वादा करता हूँ, उस वीडियो को देख लेने के बाद में कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये 19वां एशियाई खेल जो है दोस्तों, इस बार 2023 में हुआ है। होना था चूँकि 2022 में ही, लेकिन कोविड-19 के कारणों के चलते ये 2023 में आयोजित हुआ, 19वां संस्करण है। अगर आप लोग को पूछे कि वर्तमान में कौन संस्करण हुआ 2023 में, तो ये 19वां एशियाई संस्करण हुआ 2023 में, ठीक है ना? कहाँ पर हुआ? तो चीन के हांगझोउ में हुआ था ये, चीन के हांगझोउ में हुआ। चीन के हांगझोउ शहर जो है, ये क्या लिख दे रहा हूँ भाई? चीन के हांगझोउ जो शहर है, हांगझोउ शहर में ये आयोजित किया गया था। कौन? 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन जो है चीन के हांगझोउ में संपन्न हुआ, ठीक है ना? और भारत की पदक तालिका क्या है, आप लोग उसके लिए वीडियो जरूर अवश्य देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। देखिए यहाँ पर कि किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच का क्या संबंध होता है? तो भाई एकदम बिल्कुल ये तो श्योर शॉट आप लोग को एकदम कंसेप्ट ही होता है कि दर्पण की वक्रता और फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वह होता है R इक्वल टू 2F जो होता है। ये आप लोग को यही संबंध जो होता है आप लोग को फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच में, कौन सा हो जाएगा आंसर आप लोगों को? ये बी जो है ये बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये नदियों से कई बार प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न जो है आप लोग को उलझाने का कोशिश करता है। यानी कि एक अमरकंटक जो उद्गम स्थल है, किन-किन नदियों का यह उद्गम स्थल है, कौन-कौन सी नदियां वहां से होकर निकलती है? तो दोस्तों सोन नदी तो सब लोग जानते होंगे। तो सोन तो देखिए सब में है, 2 गो में है सोन, ई सब में नहीं है, ठीक है ना? तीसरा में भी है सोन, लेकिन ये सी में नहीं है, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल मैं आप लोग के लिए आंसर बता दूं कि यहाँ से सोन नदी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है और महानदी भी निकलती है। तो 3 नदियों का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक हो जाता है और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है? और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर कि खानवा का युद्ध किस-किसके बीच हुआ? ये खानवा के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है दोस्त। तो पहले तो देख लीजिए, ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ? ये भी प्रश्न आप लोग को कई बार पूछा गया है। तो खानवा का युद्ध जो है ये दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ और किसके-किसके बीच हुआ? तो इस प्रश्न का आप लोग का सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा बाबर और राणा संघा के बीच में ये जो लड़ाई हुई थी खानवा की युद्ध, जिसमें बाबर ने राणा संघा को पराजित किया था, ठीक है ना? यानी कि बाबर की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 16 है, देखिए ये सब करंट अफेयर का ही प्रश्न है
कि कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? यानी कि 30% तक पूरा इलेक्ट्रिक वाहन जो हो जाएगा, तो ये ईवी जो व्हीकल चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो चल रहा है, ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक इसको 30% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है दोस्तों? तो 2030 तक। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पर्यावरण संबंधी आजकल काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप को प्रश्नों को भी शामिल करना बनता था, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये प्रश्न रख दिया। तो एक-एक प्रश्नों को दोस्तों बड़ी चुन-चुन कर मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट किसी भी चीज़ का देखते होंगे, तो मैं यहीं से बस यूँ ही नहीं उठाकर कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए पेश कर देता हूँ कि लीजिए आप लोग ये पढ़ते रहिए यूज़लेस कंटेंट को। तो मैं हमेशा अपने आप से प्रयास रखता हूँ कि आप लोग के लिए बिल्कुल टॉप लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करें, और प्रोवाइड वो मैं कराता हूँ, जो आप लोगों को शायद कहीं पेड कोर्स में भी ना मिलता हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण, उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु की वर्षा का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है दोस्त, इसी के कारण जो है वर्षा जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में भी वर्षा होने लगती है। किसके कारण? ये पश्चिम विक्षोभ के कारण। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 18 नंबर है। देखिए ये कितना नया टाइप का प्रश्न आप लोग के लिए लग रहा है कि तुलाल या थुलाल जो होता है, किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ये तुलाल या थुलाल की बात की जा रही है दोस्तों। यह एकल नृत्य कहाँ की है? केरल का है कि हरियाणा का है कि आंध्र प्रदेश का है कि गोवा का है? तो दोस्त यह जो है केरल का एक व्यंग्यात्मक नृत्य है, जो कि एक एकल नृत्य है। ठीक है ना? ये कहाँ से तुलाल थुलाल संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? यानी कि जो रसायन विज्ञान में आप लोग को तत्वों के प्रतीक जो होते हैं, वो एक या दो अक्षर के बनाने का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों यह सुझाव जो है, यह बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का एच लिखते हैं, हीलियम का एच ही लिखते हैं, तो ये सब यही प्रतीक हो जाता है आप लोग को। ठीक है ना? आप लोग ऑक्सीजन का ओ लिखते हैं, सोडियम का Na लिखते हैं, पोटेशियम का K लिखते हैं, तो ये जितने भी हैं ये सब प्रतीक हो गए तत्वों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई? तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई? तो अहमदाबाद में हुई। कब हुई? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्त यह जो है जून 1916 ईस्वी में जो है गांधी जी द्वारा जो है ये साबरमती की स्थापना जो है, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की गई थी। ठीक है? तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलूं, आप लोग तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप कीजिए। इससे ये होगा कि आप लोग की स्पीड भी आप लोग की बनी रहेगी, और आप लोग अंतिम में कैलकुलेट करके आसानी रहेगी कितना आप लोगों ने सही किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 21 है ये कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो ये अगर वायु के प्रतिरोध को हम लोग नगण्य माने, यानी कि शून्य मान लें, उसको न माने, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की? तो दोस्तों वो हमेशा स्थिर रहता है। क्या रहता है? एकदम हमेशा ये योग जो है स्थिर रहेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 22 है। देखिए ये काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न आप लोग को बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा में भी पूछ दिया है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, तो इस प्रश्न के लिए आप लोग देख लीजिए कि क्या जवाब होगा। यह जो है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके त्याग पत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों इसमें
इनको चुनने में जो है महात्मा गांधी जी का काफी योगदान रहा। ये पटाभी सीतारमैया को ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उम्मीदवार बनाकर आप लोग को पेश किया गया था। किनके द्वारा? ये पटाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब आप लोग देख लीजिए कि दो अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह त्रिपुरा और त्रिपुरी और आप लोग को हरिपुरा, ये दो अधिवेशन जो है ये जिसकी अध्यक्षता जो है ये आप लोग को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो 1939 में जो है दोस्तों यह त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कब? 1939 में। और हरिपुरा जो है 1938 में ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। ये कांग्रेस के अध्यक्षता जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया, ये दोनों अधिवेशनों का। ठीक है ना? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 23 है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? ये इंटरनेशनल ये इकाई पद्धति यानी कि जो एसआई यूनिट होता है उसके अनुसार से रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है दोस्त? यह जो होता है दोस्तों ये बेकेरल हो जाता है। क्या हो जाता है? बेकेरल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट 24 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? उस समय कौन सा गवर्नर जनरल था भाई भारत का? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। और चलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, यह जो है लॉर्ड कैनिंग जो है ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब पारित हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों ये अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो दोस्त यह अल्जाइमर रोग जो है काफी ये इससे क्वेश्चन बनते हैं और यह जो है मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है दोस्तों अल्जाइमर जो है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। थोड़ा प्रश्नों को जहां जरूरत ना हो वहां पर थोड़ा सा तेजी से निकल जाने में ये अच्छा रहता है कि आप लोग के लिए और प्रश्नों के लिए समय की बचत हो जाती है। और जहां पर डिटेल बताने वाला हो मैं वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा समय आप लोग के लिए लूंगा, क्योंकि जहां पर प्रश्न थोड़ा सा बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वहां पर मैं बता देना उचित वहीं पर समझता हूँ। तो आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? भाई गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इस प्रश्न को बिना सोचे समझे लगाइए तुरंत। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी जो हैं इनको राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 27 है कि केंद्रीय बैंक जो है बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण किस दर पर देता है? ये केंद्रीय बैंक यानी कि अगर भारत की केंद्रीय बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो भारत के ये केंद्रीय बैंक जो है बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण किस दर पर देता है? तो दोस्तों वह जो दर होता है यह जो होता है बैंक दर होता है। क्या होता है? ये बैंक दर कहलाता है। रिवर्स रेपो रेपो जो है ये सब अर्थशास्त्रीय टर्म है जिसको मैं एक विस्तृत इसके लिए वीडियो आप लोग के लिए लाकर आप लोग के लिए बताऊंगा। हालांकि अर्थशास्त्र क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें इनको बता दिया हूं कि रिवर्स रेपो और रेपो क्या कहलाता है और सीआरआर क्या कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 28 जो है कि समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये जो समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी दोस्तों? तो वह रेखा जो हो जाएगी ये कहलाती है समताप रेखा। जो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा होगी वो समताप रेखा हो जाएगी। तो कुछ इसमें हल्के हल्के प्रश्नों को भी मेरे द्वारा चयन किया गया था। आप लोग ये मत समझिएगा कि ऐसे प्रश्न नहीं, आप लोग को जो प्रश्न है उसमें आप लोग को मीडियम टू मॉडरेट और कुछ हल्के भी प्रश्नों को देखने को मिलते हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ये हलवा है आप लोग के लिए। तो बहुत सारे दोस्त जो नया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मे भी ये आप लोग के लिए नया हो, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को आप लोग को सेट में रखा गया है इसलिए क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखिए प्रश्नों का पैटर्न बिल्कुल आप लोग को इसी तरह से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 29 है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता के लिए किया जाता है? ये जल की अस्थायी कठोरता के दूर करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना? जल निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता
को यहाँ पर दूर हो गया है दोस्तों, ये छूट गया है, तो दूर के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता जो है, ये इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, ये घावन सोडा जो है इसकी अस्थायी कठोरता के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जल की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए घावन सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 30 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ये कब राष्ट्रीय काल आपातकाल घोषित किया गया था दोस्तों भारत में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए। 62 होगा, 66 होगा या 78 होगा या 1987। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से। तो दोस्त यह ऑप्शन ए जो है, ये 1962 ईस्वी में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। और अगर प्रश्न पूछे कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 बार। तो पहला तो हो गया 1962। अब पूछिए कि सर और दो दो कौन कौन से है, तो चलिए उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। एक हो गया 1971, ठीक है ना, और उसके बाद हो जाएगा 1975, ठीक है। तो यह 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया है अपने भारत देश में अभी तक। ये थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 62, 71 और 75। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 31 कि क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। ये क्ले कोर्ट हार्ड कोर्ट की बात की जा रही है दोस्त। तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट जो है, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 32 है कि गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। गैसों का दबाव किससे मापा जाता है दोस्त? तो यह गैसों को मापने के लिए ये दबाव को मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 33 है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन है। ये डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है दोस्तों। तो इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो है इनडायरेक्ट ये टैक्सेज में आता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर में आता है। सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 34 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस राक्षस का लेखक कौन था। ये जो एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस जो है, ये इसका लेखक कौन है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो इसके लेखक जो हो जाएंगे, ये विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त जो है, ये इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 35 है कि साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत में आया था दोस्तों? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन जो है दोस्त, ये 1928 में जो है ये भारत आया था। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। 36 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि पाक जल डमरू मध्य जो है कहाँ अवस्थित है। ये पाक जल डमरू मध्य की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये पाक जल डमरू मध्य अगर पूछे, तो दोस्त आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये पाकिस्तान के बारे में इसमें बात की जा रही है। नहीं दोस्तों, यह जो है अपना अगर पूछे, पहले तो इस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो यह श्रीलंका के उत्तर में अवस्थित है। क्योंकि अपने देश का ये जो बाउंड्री होता है नीचे वाला ऐसे करके, तो यहीं पर आप लोग देखिएगा कि ये श्रीलंका है। यहाँ पर यही जो है श्रीलंका है, ठीक है ना। ये श्रीलंका जो है नीचे है। ये थोड़ा सा उनका फिगर श्रीलंका का मैं अच्छा से नहीं बना पाया हूँ, तो आप लोग इसको भावनाओं को मेरे समझिएगा, ठीक है ना, कि श्रीलंका कहाँ है, ठीक है। तो यही जो है आप लोग को ये अंतिम में यहाँ पर तमिलनाडु है। आप लोग को भारत में ये तमिलनाडु राज्य है, ठीक है ना। ये इधर कर्नाटका हो जाता है, ऊपर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। तो ये तमिलनाडु राज्य और यह उत्तर में श्रीलंका की एक जिला है, उत्तरी प्रांत का जाफना जिला। अगर प्रश्न अगर डिटेल में पूछ ले तो वो भी बता दे रहा हूँ। ये जाफना जिला श्रीलंका में जो है, ठीक है ना, उत्तरी प्रांत का जाफना जिला श्रीलंका का। और तमिलनाडु राज्य, ये तमिलनाडु राज्य के बीच में यह जो पाक जलडमरू मध्य जो है, यह इन्हीं दोनों के बीच में अवस्थित है। तमिलनाडु राज्य और जाफना जिला उत्तरी प्रांत श्रीलंका के, ठीक है ना। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच अवस्थित है, तो आप लोग भारत और श्रीलंका लगाइएगा, न कि भारत और पाकिस्तान लगा दीजिएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है।
अगर इस तरह से प्रश्न पूछे श्रीलंका के उत्तर में, मैं इसलिए दिया क्योंकि आजकल जो प्रश्नों को टेढ़ा मेढ़ा घुमा घुमा कर पूछने का जो ट्रेंडिंग चला हुआ है, इसलिए मैं आप लोग एक चीज गौर कर रहे हो, डायरेक्ट जो प्रश्न है मैं बहुत कम ही आप लोग के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आप लोग की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं आजकल, चाहे वो बिहार एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे जो भी हो, आप लोग को एग्जाम लिए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 37 है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। ये सबसे पहले, ये पूरे विश्व की बात की जा रही है, सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई कौन सा है? तो दोस्त यह जो हो जाएगा ये कोच्चि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 38 है कि मानसून हवा किसका सबसे उत्तम उदाहरण है? ये जो मानसून हवाएं बहती है, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? यह मौसमी हवा होती है। मानसून हवा जो है ये कौन सी हवा होती है? तो ये मौसमी हवा होती है। 39 है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजा प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? यानी कि वो कौन सा वेद है जिसमें प्रजापति की दोनों पुत्रियों सभा और समिति की जो उल्लेख किया गया है, वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? दोस्त यह जो है अथर्ववेद में जो है, ये आप लोग को प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति जो है, इन दोनों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर कि निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? भाई इसमें से कौन सी एक गर्म जलधारा है? कैनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड, ये फ्लोरिडा। तो दोस्त इन चारों ऑप्शनों में से जो गर्म जलधारा है, यह जो हो जाएगा आप लोग को फ्लोरिडा जो है, ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है ना। बाकी ये जो है ठंडी जलधाराएं हैं, लेब्राडोर, फॉकलैंड और कैनारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 41 है कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं? अब देखिए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, ठीक है ना। बिहार राज्य में कितने जिले हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं लग रही, आप लोग इसको जवाब दे सकते हैं। बहरहाल जो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन है आप लोगों के पास 35, यानी 35, 38, 45 और 47। तो बिहार राज्य में कितने जिले हैं दोस्त? यह लॉलीपॉप क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग को 38 जो है, ये बिहार राज्य में जिला जो है ये 38 हो गया, ठीक है। ये तो जिला की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 42 है कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? यह देखिए करंट अफेयर का काफी बहुत ही रोचक क्वेश्चन है कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया और उसका नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उस लालटेन का जो नाम हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, यह रोशनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोशनी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 43 है आप लोग को, दोआब है। दोआब जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों दोआब जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यह दो नदियों की बीच की भूमि जो होती है, दो नदियों के बीच की भूमि जो होती है, उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट 44 है कि पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ये पेडोलॉजी की बात किया जा रहा है यहाँ पर दोस्त। तो पेडोलॉजी जो है ये वायुमंडल से संबंधित है, मिट्टी से या प्रदूषक या बीज से। तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, पेडोलॉजी में हम लोग मिट्टी या मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। मिट्टी कह दे या मृदा दे दे, दोनों बात एक ही हुआ। तो पेडोलॉजी जो है ये आप लोग को मिट्टी के बारे में अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, इसमें हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं। 45 प्रश्न देखेंगे कि स्टील के घटक है, स्टील के घटक कौन कौन से है दोस्तों? तो स्टील जो है इसमें लोहा भी रहता है और उसमें कार्बन भी रहता है, यही स्टील के घटक हैं, ठीक है ना। स्टील के घटक कौन कौन से हो जाएंगे? लोहा और कार्बन हो जाएगा। 46 आप लोग को प्रश्न है, ये देखिए करंट अफेयर का प्रश्न आ गया है कि COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये COP28 की बात की जा रही है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
ऑप्शन है यूएई, मिस्र, ब्रिटेन और जापान। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस बार का कॉप 28 जो है ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसको ये मेजबानी की गई थी, यानी कि आयोजन कराया गया यूएई के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 47 है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है, ये अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है यहाँ पर। तो 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज के भीतर, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर या 2 किलो हर्ट्ज के भीतर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह जो हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ये ऊपर जो है अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 48 कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? ये सिंधु जल समझौता के बारे में बात किया जा रहा है। तो दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि पहले तो पूछ दे कि सिंधु जल समझौता किन किन दो देशों के बीच में हुआ। तो अपना देश आप लोग भारत और बगल का देश पाकिस्तान, इन दोनों को याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन में बुलवाने के लिए आप लोग को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी दे सकता है, लेकिन वो गलत जवाब होगा। तो ये कब हुआ था यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न का सही जवाब जो है ये 1960 में जो दोस्त ये सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 49 है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? पहली पंचवर्षीय योजना तो दोस्तों कृषि पर थी, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो देख लीजिए, पहली पंचवर्षीय योजना मैं लिख दे रहा हूँ, पहली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको भी क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। तो पहली जो हो गई, पहले तो देख लीजिए कब से कब तक चला, तो 1951 से 1956 तक। दूसरी की बात की जाए, यह दूसरी जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो दूसरा जो है 1956 से लेके 1961 तक जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। पहला में कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है ना। और दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा जो है यह भारी उद्योगों को इसमें आप लोग को प्राथमिकता दी गई, भारी उद्योग को। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग, यानी कि इस प्रश्न का सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 50 है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर। देखिए पहला पहली वाला जितना भी क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये करंट अफेयर में भी आप लोग रख लीजिए कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सुरेखा यादव जो है ये पहली महिला ड्राइवर बनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 51 कि सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? वो कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों? ये चारों ऑप्शन में से राजीव गांधी, सी सुब्रमण्यम, सी एन आर राव, एस आर तेंदुलकर, यानी कि सचिन रमेश तेंदुलकर की बात की जा रही है। जो सचिन तेंदुलकर आप लोग कहते हैं उनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त अगर नहीं जानते होंगे तो इसको आप लोग जान लीजिए। तो ये एस आर तेंदुलकर जो है ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको ये ये पुरस्कार जो है भारत रत्न से ये नवाजा गया है। एस आर तेंदुलकर को सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है ये हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 52 देखिए यहाँ पर सिम कार्ड का अर्थ है, यानी कि यहाँ पर मेनली आप लोग से पूछा जा रहा है कि सिम पूछ ले या सिम का फुल फॉर्म पूछ ले। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ये ऑप्शन सी कि सब्सक्राइब इंफॉर्मेशन मॉड्यूल जो है ये सिम कार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है। आप लोग जो अपने मोबाइल में सिम का उपयोग करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइब इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, जो है ये सिम का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को आज जो प्रश्नों को मैं ये संग्रह लेकर आया हूं आप लोग को बहुत ही शानदार लग रहा होगा। तो दोस्तों आज 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 की जो यह जो सेशन है इसको आप लोग शानदार तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और जितने दोस्त नए हैं अभी तक आप लोग देख रहे हैं प्रश्नों को, तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा ही टॉप लेवल की कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्त आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही जो आप लोग का लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है दोस्त, आप लोग वीडियो देख लेते हैं कई सारे दोस्त लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग कर लीजिए भाई। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप लोग को इस तरह के शानदार वीडियो देखने को मिल रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कौन सा इसके लिए मैं आप लोग के लिए चार्ज कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं इसके लिए कितना कितना पेड कोर्स खरीद कर आप लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सारे विषयों की तैयारी शानदार तरीके से कराई जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 53 है
कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? ये राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है दोस्त? ऑप्शन है 42 सेकंड, 48, 52 और 55 सेकंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान को गाने में समय लगता है। यह पूर्ण रूप से गाते हैं तो अगर पूछ ले कि राष्ट्रगान है अभी कौन, अपने देश का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों, अगर ये पूछ ले तो ये जन गण मन जो है यह अपने देश का राष्ट्रगान है। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में बहुत सारे दोस्त कंफ्यूजन में रहते हैं। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में, तो राष्ट्रगान आप लोग को जन गण मन हो गया, और राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो ये वंदे मातरम जो है, जो ये राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम हो गया अपने भारत देश का, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, ठीक है ना। और राष्ट्रगान जन गण मन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित ये रचना है। तो ये 52 सेकंड हो गया, ठीक है ना, राष्ट्रगान की बात जब कर लिए हम। और कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप को कितना देर में हम लोग समय लगता है उसको गाने में। राष्ट्रगान का एक संक्षिप्त रूप भी होता है जिसमें आप लोग को पहली लाइन और अंतिम लाइन इन दोनों को ही सिर्फ बोला जाता है, और इसका जो समय हो जाता है दोस्त, यह हो जाता है 20 सेकंड जो है, 20 सेकंड ये समय लगता है। ये राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है, जिसमें पहली और अंतिम लाइन को ही बोला जाता है। तो आप लोग के लिए ये भी इंफॉर्मेशन मैं बता दिया, जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग का डाउट को क्लियर कर देगा। 54 आप लोग का प्रश्न यहाँ पर आ गया कि चावल उत्पाद में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। ये चावल उत्पादन की बात की जा रही है दोस्त। तो चावल उत्पादन में दोस्त यह जो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का सबसे नंबर 1 स्थान है चावल उत्पादन में भारतीय राज्यों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 55 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। ये दोनों सत्रों के बीच कितना अंतराल दिया जा सकता है दोस्त? तो यह अधिकतम जो है ये 6 महीने का अंतराल जो है ये दिया जा सकता है दोनों सत्रों के बीच में। 56 देखिए, प्रश्न है आप लोग को कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये अनुच्छेद 23 जो है, यानी कि अनुच्छेद 23 जो है, जो मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 जो है इससे संबंधित है। 57 जो है कि गैस रिसाव का पता लगाने में इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों हम लोग के घरों में जो ये एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरा रहता है, आप लोग देखिएगा कि अगर लीकेज करता रहेगा सिलेंडर में से, तो आप लोग की एक अजीब सी दुर्गंध आती है, और वह जो दुर्गंध होता है दोस्तों, वह कार्बनिक यौगिक ये इथाइल मर्केप्टन जो है यही होता है। यही गैसों के रिसाव को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इथाइल मर्केप्टन का। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 58 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जा रही है दोस्त। तो द्रोणाचार्य जो है ये खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। खेल के जो कोच होते हैं उनको यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अलग अलग खेलों के कोचों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 59 है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग होता है भाई? मिल्क फीवर, खुरहा, एंथ्रेक्स, बोआइन फ्लू। तो इन प्रश्नों में यह जो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है दोस्तों, तो उसे मिल्क फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? यह प्रश्न है। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में दोस्तों ये 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में आप लोग को एकदम वही बिल्कुल आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न वाले प्रश्नों को अंतिम तक आप लोग देखते चलिए। ये सेट आप ही लोग के लिए बनाया गया है और काफी मेहनत से बनाया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से आप लोग हमेशा इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 61 है। देखिए बाइनरी नंबर से क्वेश्चन पूछ दिया है
कि बाइनरी कोड में 7 कैसे लिखी जाती है। तो दोस्तों ये आप लोग लघुत्तम निकाल कर ये बखूबी से निकाल सकते हैं। ऐसे जो लिखते हैं ना, ये 2 3 यहीं 6, यहाँ पर कितना बच गया 1, फिर 2 एकम 2, यहाँ भी बच गया 1, और 1 1 1 जो ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है बाइनरी जो है, ठीक है ना। तो 1 1 1 जो है यह इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 का, यानी कि 7 का एक बाइनरी नंबर जो हो जाएगा ये बी जो है आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह बाइनरी नंबर को निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 62 जो है कि बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो कौन से भाग में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है दोस्त? यह जो है उत्तरी भाग में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में। बिहार से प्रश्न जो है बिहार की परीक्षाओं में दोस्तों पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को 5-7 प्रश्न जो है मैं बिहार से भी आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को मैं करा रहा हूं। तो आप लोग का पूरा पैकेज जो है आप लोग को इसमें मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग की जब तक परीक्षाएं न हो जाए तब तक आप लोग को सेट मिलता रहेगा। बस आप लोग मेरी मोटिवेशन को आप लोग इसी तरह बनाए रखिए और इस चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 63 है कि एलजी का सेल वॉल किससे बना है? एलजी जो होता है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये बायो का क्वेश्चन हो गया। एलजी का सेल वॉल किससे बना होता है? तो दोस्त एलजी का जो सेल वॉल जो होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है। किससे बना रहता है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है एलजी का सेल वॉल। 64 प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की बात की जा रही है दोस्तों कि कौन से देश से इसको सहायता लेकर अपने भारत देश में ये दुर्गापुर इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया था। तो दोस्त यह जो है दुर्गापुर को बनाने में, इस्पात कारखाना को बनाने में इंग्लैंड कहिए, या अगर ऑप्शन में आप लोग को ये ब्रिटेन भी दिया रहे तो दोनों में से कोई तुरंत लगा दीजिए, ठीक है ना। ये ब्रिटेन लिख दिए, सॉरी, ये ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड कह लीजिए या ब्रिटेन कह लीजिए। तो ये दुर्गापुर इस्पात कारखाना को स्थापित करने में इंग्लैंड ने हमारी सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 65 65 है कि भारत के वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितने समुद्री मील आते हैं? तो दोस्तों जब भी किसी देश की समुद्री सीमा की बात आती है तो वो समुद्री मील में आप लोगों को मापा जाता है। और कितना समुद्री मील जो है अपने भारत देश की ये समुद्री सीमा है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 11, 12, 13, 14 इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों भारत की जो समुद्री मील, समुद्री सीमा जो है ये 12 समुद्री मील तक है। कहाँ तक है? 12 समुद्री मील तक है, 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 66 है, देखिए कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? काफी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों यह बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर। तो ये कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में है, रोहतास में है, सहरसा में है, गया में है। कहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा सिंहेश्वर मंदिर जो है ये बिहार में मधेपुरा में है, ये स्थित है। कहाँ है? बिहार के मधेपुरा में स्थित है। 67 देखेंगे कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? ये लास्ट सपर की बात की जा रही है। तो लास्ट सपर जब भी आप लोग देखें दोस्तों यह जो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी जो है ये लास्ट सपर चित्रकारी के ये रचयिता हैं, या इन्हीं के द्वारा यह कृति बनाई गई थी, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा लास्ट सपर, ठीक है ना, चित्रकारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? मानव शरीर में कौन संक्रमण से रक्षा करता है दोस्तों? तो यह जो होता है WBC, ठीक है ना, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो है ये मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 69 कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो करंट में पुस्तक जो आप लोग को लिखे जा गए हैं, यानी कि 2023 के प्रसिद्ध पुस्तकें या 2022 की प्रसिद्ध पुस्तकें कह ले, तो इनसे प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाते हैं। पिछले आप लोग को जब 2021 में भी एग्जाम जब हुआ था बिहार दरोगा का, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा
ये बिमल जलान जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, बिमल जलान हो जाएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 70 देखेंगे प्रश्न कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस होता है, यानी कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा होता है दोस्त? यह जो होता है यह नियोन होता है। कौन सा होता है? नियोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 71 है कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? कौन सा देश है दोस्तों जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये बांग्लादेश जो है अपने भारत के साथ काफी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बहुत ज्यादा शेयर करता है। सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश के साथ ही शेयरिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 72 है कि भारत में जंगली गधे या घोड़े खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कई बार यह प्रश्न पूछा गया। रेलवे का तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है, एनटीपीसी या रेलवे ड्राइवर का मैं कह दूं तो यह आप लोगों की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये कच्छ के रण, यानी कि गुजरात में यह कच्छ के रण जो है यहीं पर ये जंगली गधे पाए जाते हैं। कहां पर? ये गुजरात राज्य भी आप लोग याद रखिएगा। 73 हम लोग देखेंगे कि बराह मिहिर थे। ये क्या थे दोस्तों? एक एस्ट्रोनॉट थे। ये एक स्पेस शटल या एक पावर स्टेशन या तीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर इसको कहा जाएगा, ठीक है ना। तो बराह मिहिर की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये काफी एक प्राचीन प्रख्यात खगोलविद थे बराह मिहिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 74 देखेंगे कि ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है भाई? वसीय अम्ल, विटामिन, प्रोटीन और डेयरी उत्पाद। तो ओमेगा 3 की जब भी बात की जाए दोस्तों तो यह वसीय अम्लों का एक वर्ग होता है। ओमेगा 3 का आप लोग कई बार नाम सुने होंगे पेपर में भी, ओमेगा 3, तो ये वसीय अम्ल का एक वर्ग है। 75 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक घटना जो है सबसे पहले हुआ था, ठीक है ना। इसमें से कौन सा ऐतिहासिक घटना सबसे पहले हुआ दोस्त? तो आप लोग के लिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप लोग के लिए? पहले ये देख लीजिए कि कौन सी घटना जो है कब कब हुआ था, ताकि आप लोग को ये आसानी हो जाएगा इसका आंसर लगाने में। तो इस प्रश्न को मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं ये सब आप लोग को जानकारी होगा। इन चीजों को आप लोग बखूबी से आप लोग ध्यान रखे होंगे। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं आज फिर मैं आप लोग को बता देता हूं कि पहले आप लोग इन जब तक कौन से ईयर में ये चारों जो है आंदोलन या घटना हुई थी, ये जो भी है नहीं जानिएगा तब तक इस प्रश्न का आंसर लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए दोस्तों तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में हुआ था। साइमन कमीशन की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और प्रशासनिक राजधानी को कोलकाता से दिल्ली का स्थानांतरण जो है ये 1911 में हुआ था। अब आप लोग के लिए प्रश्न कितना आसान हो गया। यही ना प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक घटना सबसे पहले हुई? तो ये 1911 में जो ये डी जो है सबसे पहले हुआ, उसके बाद ये असहयोग आंदोलन, उसके बाद ये साइमन कमीशन, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आप लोग को देखिए 4-5 प्रश्न आप लोग को यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल गए। आप लोग इसको इन फैक्टों को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 76 है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों यह जो है आप लोग को कब किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये 1969 ईस्वी में, ये 1969 में ये 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 77 है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? कौन से तापमान पर सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो जल की अगर तापमान की बात की जाए तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है जल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 78 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है, सादा तरंग है, अनुदैर्ध्य या स्थिर तरंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। कौन से? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। प्रश्न आप लोग को 79 है यहाँ पर कि एक दल
लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। ठीक है भाई, तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो दोस्तों, भारत में मैक्सिमम जो है ये 545 सदस्य जो है ये चुने जाते थे ये निर्वाचन से, ये जिसमें से चुनाव के द्वारा 543 और 2 एंग्लो इंडियन जो है समुदाय से चुने जाते थे। लेकिन एंग्लो इंडियन का तो काम जो है खत्म हो गया। ये एंग्लो इंडियन वाले जो सदस्य जो चुने जाते थे उसको संविधान संशोधन करके उसको खत्म कर दिया गया है। अब 543 ही जो है ये सांसद चुने जाते हैं डायरेक्ट चुनाव के द्वारा। तो किसी भी दल को 10% न्यूनतम सांसद होना चाहिए उसको लोकसभा में, तभी उसको ये विपक्षी दल होने का दावा वो पेश कर सकता है। तो 543 का अगर 10% निकालेंगे तो ये आप लोगों को 54.3 हो जाएगा, यानी कि 55 सांसद जो है उसके पास होना ही होना चाहिए, तभी वो विपक्षी दल होने का दावा लोकसभा में कर सकता है। तो इतने ही शानदार फैक्टों के साथ आप लोग को मैं जो इतना बताता हूं, तो आप लोग के लिए ये मेरे मोटिवेशन को हाई करना, लाइक शेयर करके आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर इस प्रश्न को आप लोग लिखिए कि सर आप लोग को समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन इन्हीं चीजों से मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 80 नंबर है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? ये दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की बात की जा रही है दोस्तों, 1955, 56, 1957, 1958। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 1957 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 81 है कि बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है वो क्यों प्रसिद्ध है? बेलाडीला एक जो शहर है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, वही छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। तो इसकी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों बेलाडीला जो है? तो बेलाडीला जो है ये दोस्त, यह जो है लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। किसके लिए अयस्क है? कौन से चीज के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्त? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 82, देखिए ये इसको इंपॉर्टेंट रखिए भाई, जितने भी आप लोगों को ये मूर्तियों से प्रतिमाओं से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोग को कि राजस्थान के नायडारा में जो विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है उसका नाम पूछा जा रहा है। राजस्थान के नायडरा में, तो आप लोग इसको भी याद रखिए कि कहाँ पर यह स्थापित किया जा रहा है, तो राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है शिव की प्रतिमा को, और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी शिव भगवान की। तो उस प्रतिमा का क्या नाम दिया गया है, यह प्रश्न है। तो दोस्तों इसको जो नाम दिया गया है यह जो है स्टेचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? स्टेचू ऑफ बिलीफ जो है इसका नाम दिया गया है। चलिए शानदार तरीके से आप लोग देख लिए हैं इस प्रश्न को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 83 है यहाँ पर कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर का जो वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है ये पूछ रहा है। तो गिर जो है दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? तो गिर जो है ये गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पर? गिर वन अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में अवस्थित है। और जितने भी भारत में राष्ट्रीय पार्क और वन अभ्यारण्य जो है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर आप लोग के लिए बहुत पहले ही ला चुका हूँ। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे तो उसको अवश्य जाकर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। 84 है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ये उपसौर की बात की जा रही है। तो एक होता है अपसौर, लेकिन यहाँ पर उपसौर पूछा जा रहा है। तो यह जो है ये जनवरी में जो है ये उपसौर की घटना जो होती है, आप लोगों को लगभग आप लोग जनवरी माने तो 3 जनवरी या 4 जनवरी के बीच में इसको माना जाता है उपसौर की स्थिति को। चलिए इस प्रश्न के बारे में एक दो जो फैक्ट है मैं आप लोग को बता दूं कि ये उपसौर घटना क्या कहलाती है। तो दोस्तों इस घटना में जो है यह जो है उपसौर वह घटना है कि एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु होता है जिस पर ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक होता है। ठीक है ना? ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है। और यह कौन सी ग्रह की बात की जा रही है? अपना जो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक जो होता है वह जो घटना है ये उपसौर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यह जो घटना है उपसौर, यानी कि पृथ्वी और सूर्य जो है ये जब सबसे नजदीक होंगे वो कब होते हैं? ये 3 जनवरी और 4 जनवरी को लगभग माना जाता है। तो ये जो घटना है ये कहलाती है उपसौर घटना कहलाती है। अगर यहीं पर प्रश्न अपसौर पूछ दे, ये अपसौर पूछ दे, ठीक है ना? अपसौर की घटना जो है आप लोग ये
4 जुलाई को समझ लीजिए, ये 4 जुलाई जो है, इस दिन क्या होता है दोस्तों, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है काफी अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, अधिक दूरी होती है, और इस दिन 4 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। तो यही उपसौर और अपसौर का कंसेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 85 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है? यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है या भाषाओं को रखा गया है, यह प्रश्न है। तो यह जो हो जाएगा दोस्त, यह 8वां अनुसूची जो है, यह 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 86 देखेंगे कि छऊ जो है, ये बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। ये छऊ तो बिहार का लोक नृत्य हो गया भाई, इसके अलावा कहाँ का यह लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल का भी ये लोक नृत्य है। छऊ जो है, ये पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 87 देखेंगे कि किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है? ये किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। यह जो है, ये फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। उसको कैसे मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 88 कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये बिहार से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यह जो नारायण प्रसाद जो है, ये बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष थे। कौन? नारायण प्रसाद। 89 देखेंगे हम लोग प्रश्न कि दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन है, या ऐसे पूछ ले कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह जो है लैक्टोमीटर जो है, यह दूध के घनत्व को मापने के इस्तेमाल में किया जाता है। कौन सा? लैक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 90 नंबर प्रश्न है आप लोगों को कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री की बात की जा रही है दोस्तों। तो पहली जो महिला रक्षा मंत्री जो थी दोस्त, वह जो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 91 देखेंगे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्त? तो यह जो है, ये हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 92 देखेंगे, ये स्मॉग, स्मॉग का निर्माण होता है। स्मॉग का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो स्मॉग जो है, यह स्मोक तथा फॉग से मिलकर बनता है। स्मॉग तथा फॉग से मिलकर जो है ये स्मॉग बनता है। ये काफी बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, परीक्षा में जाकर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्मॉग जो है, स्मोक और फॉग से बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 93। देखिए यहाँ पर मैथ से प्रश्न आ गया। प्रश्न है कि एक दुकानदार 2 रुपए में 4 पेंसिलें खरीदता है और 3 रुपए में 8 बेचता है। दुकानदार का लाभ हानि ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जब भी हम लोग ऐसे प्रश्न आता है, क्या प्रश्न कह रहा है कि 2 रुपए में 4, तो 2/4 लिख लेंगे। ठीक है ना, तो 2 रुपए में ये 4 पेंसिल आप लोग को खरीदता है। बेचता कितना है? 3 रुपया में 8 गो को बेचता है, यानी कि 1 ही रुपया अधिक लिया और उसके बाद सीधे दोगुना पेंसिल को बेचने लगा। तो दोस्तों इस सौदे में आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 रुपया में 4 गो खरीदता है और 3 रुपया में 8 गो बेचेगा, तो निश्चित ही ये हानि वाला सौदा है। तो हानि हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्त? तो हानि जो है आप लोग कैसे निकालते हैं? तो इस दोनों को घटा देंगे तो आपस में हानि निकल जाएगा ना, कि हानि कितना का हुआ। तो ये 2 में 4 खरीदा, ये 3 में 8 बेच रहा है, यानी कि क्रयमूल में से विक्रयमूल घटा देंगे तो आप लोग को हानि निकल जाएगा। तो 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 2 दूनी का 4 और ये 3, 3 का 3 ही रह जाएगा, यानी कि 1/8 जो है ये इसको हानि हो रहा है। तो दुकानदार का लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, परसेंटेज में है। तो आप लोग हानि परसेंट निकाल लीजिए। हानि परसेंट बराबर क्या होता है? ये हानि गुने 100 बटा क्या होता है? क्रयमूल होता है। ठीक है ना, ये हानि गुने 100 बटा क्रयमूल होता है। हानि कितना हो गया आप लोग को? 1/8 है, और 100 क्रयमूल कितना है? 2 रुपया में 4 वो खरीदता है, तो 2/4 कर लीजिए और इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 100/8
और नीचे इसको पलटिएगा तो 4/2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 से 50 में कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। यानी कि 25% जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, ये 25% इसकी हानि होगी। 25% हानि होगा, न कि इसको लाभ होगा। ठीक है ना? मैंने क्या किया, आप लोग कभी भी जब ये पूछे कि 5 रुपया में इतना सामान खरीदे, इतना खरीदे, कभी भी आप लोग को रुपए को ऊपर रखना है और वस्तु जितना है नीचे रखना है। नहीं तो वस्तु ऊपर या रुपया नीचे कर दिया जाए तो हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए। 2 रुपए में 4 खरीदता है तो ऊपर मैंने ये रुपए को लिखा, नीचे वस्तु लिखा, यानी 4 पेंसिल जो खरीदा। ये 3 रुपए में 8 बेच रहा है तो ऊपर 3 रुपया और नीचे 8 ये पेंसिल हो गया। और ये दोनों देखिए आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि 2 रुपए में 4 खरीद रहा है, ठीक है ना? और 3 रुपए में 8 बेच रहा है, तो ये हानि हो रहा है, निश्चित ही हानि हो रहा है। हानि बराबर क्या हो जाता है? तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य हो जाता है। क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को घटाते हैं, तो देखिए 1/8 आ गया और हानि परसेंट का फ़ॉर्मूला लगा कर ये मैंने हानि आप लोग के लिए निकाल दिया। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 94 देखिए कि नीचे गए दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म का चयन करें। इसमें से बेमेल कौन है? पहला देखिए 65 8 दिया हुआ है, 225 15, 196 14 और 100 और 10। तो भाई ये देखेंगे, जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे क्या कि ये 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196 और 10 का स्क्वायर ये 110 हो गया। 110 बोल रहे हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और 8 का स्क्वायर जो होता है ये 64 होता है, न कि 65 होता है। 8 8 64 होता है, ठीक है ना? 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 65 दिया हुआ है। तो यह जो बेमेल जो यह युग्म है, ये ऑप्शन ए जो है ये बेमेल है, चूंकि ये इसका स्क्वायर नहीं है, बाकी सब जो है आपस में संबंधित है। तो बेमेल ए हो गया, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 95 देखेंगे। देखिए इस टाइप के हूबहू इस टाइप का एक अलग टाइप का प्रश्न आप लोग को इसके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बिहार दरोगा का। अगर विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखिए ये प्रश्न आप लोग को इस टाइप का ये पूछा गया था। सर्किल के अंदर कोई डाटा देकर प्रश्न जो पूछे जाते हैं आप लोग को, ठीक है ना? तो लुप्त संख्या उसमें भी निकालना था, यहाँ भी मैं आप लोग के लिए दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या क्या क्या दिया हुआ है, सीरीज कैसे चल रहा है, 2 3 5 6 7, यहाँ पर 3 5 6 7 2, 5 6 7 3 2। तो एक चीज देखेंगे कि ये जो 5 अक्षर है इसी को ये उलट पलट कर रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट जो पूछ रहा है, तो चलिए देखिए कैसे चल रहा है आप लोग को। ऐसे आप लोग चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे और फिर ऊपर की ओर चलेंगे। तो देखिए ये आप लोग को क्लॉकवाइज इसको चलेंगे लेकर। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, 2 3 5 6 7 हो जा रहा है। उसके बाद 3 5 6 7 2 हो जा रहा है और उसके बाद 5 6 7, उसके बाद 2 3। तो देखिए यहाँ पर कैसे चल रहा है, 2 3 5 6 7। उसके बाद इस ये जो 2 जो है ये इसको लास्ट में कर दिया गया, फिर 3 5 6 7 यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद इस 3 को जो है लास्ट में कर दिया गया, फिर ये जो बचा 5 6 7 2 इसको रखा गया। अब क्या करेंगे, इस 5 को सबसे लास्ट में रख देंगे, अब बाकी जो बचा 6 7 2 3 जो है ये पहले कर देंगे। यही ना सीरीज इसी टाइप से चलेगा दोस्तों। ये जो है लास्ट में होगा। तो 6 7 2 3 5 कहाँ पर है? तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन बी जो है ये 6 7 2 3 5। तो ये नेक्स्ट जो हो जाएगा यहाँ पर 6 7 2 3 5 जो है ये बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा। 6 7 2 3 5 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इस टाइप के रीजनिंग से प्रश्न आप लोग को पूछ लिए जाते हैं लुप्त संख्याओं से। और रीजनिंग की क्लासेस जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए चल रही है, तो आप लोग उसको अवश्य जाकर देखें और उसको विजिट करते रहें, रीजनिंग वाले सेक्शन को और मैथ वाले सेक्शन को भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 96, एक और प्रश्न आ गया कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक की क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो देखिए इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स वाला जो चीज है दोस्तों, कब झमेला में आपको पढ़ा देगा परीक्षाओं में। और बहुत सारे दोस्त जो है यहाँ पर वो अभी बिल्कुल चैनल पर नए होंगे और नए नए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझने में एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। तो अंकित मूल को आप लोग जैसे बनाते हैं, तो सपोज कीजिए कि अंकित मूल हमने 100 मान लिया, 10% का छूट दे रहा है, ये आप लोग को अंकित मूल हो गया, ठीक है ना? ये अंकित मूल हो गया। अगर इस पर 10% का छूट देंगे तो ये कितना में बेचेगा दोस्तों? 90 रुपया में बेचेगा। 10% का छूट यानी कि 10 रुपया दे दिए 100 रुपया पर,
तो 90 रुपया में ये बेच रहा है, लेकिन 90 रुपया पर बेच रहा है तब भी इसको लाभ जो है 25% का हो रहा है। ये लाभ जो है 25% का हो रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। आप लोग को विक्रय मूल्य और लाभ जब दे दिए गए तो क्रय मूल्य निकालने में फिर क्या दिक्कत है? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को हो जाता है ये विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। मैं आप लोगों को बिल्कुल बच्चा वाला लेवल से बता दे रहा हूँ ताकि सब किसी को समझ में आ जाए। तो विक्रय मूल्य 90 हो गया है और ये 100 और 25% का लाभ 125। तो 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125। ये 5 से घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 18 चौक 72 जो है, ये आप लोग को 72 रुपए जो है ये क्रय मूल्य हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य आप लोगों को और ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आप लोग को अनुपात पूछ रहा है। ये सॉरी, मैं अच्छे से लिख ले रहा हूँ इसको। ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? तो ये 72 हो गया। अनुपात कितना है? अंकित मूल्य कितना है हम लोग को? 100 माने हैं। ये 100 पर ही मानकर बना है दोस्त। तो 100 अंकित मूल्य हो गया। तो अब इसको कटा लीजिए, 4 से कटाइएगा तो 18 चौक 72 और 4 से इसको कटाइएगा तो 25। यानी कि देखिए 18 अनुपात 25 है क्या कहीं? बिल्कुल है यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 18 अनुपात 25 के यह रेशियो हो जाएगा। ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है 18 अनुपात 25 हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 97 जो है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? वो कौन सा जिला है दोस्तों? तो बिहार का गोपालगंज जो है दोस्तों, यह एक ऐसा जिला है जो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात किया जा रहा है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये है। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 98 है। प्रश्न है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो पंचायती राज पर 2-3 कमिटियां बैठाई गई थी, जिसमें एक अशोक मेहता की भी कमिटी रही, समिति रही, जिसकी स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अशोक मेहता समिति जो है दोस्तों, यह जो है 1977 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1977 में अशोक मेहता की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट 99 है यहाँ पर कि रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यवसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? ये रुपए कार्ड की बात की जा रही है दोस्तों। तो रुपए कार्ड जो आप लोग को जो कार्ड मिलता है, एटीएम कार्डवा जो मिला रहता है, देखिएगा किसी पर रुपए लिखा रहेगा, किसी पर वीजा लिखा रहेगा, किसी पर ग्लोबल लिखा रहेगा, किसी पर प्लेटिनम लिखा रहेगा। ठीक है ना? तो ये सब कार्ड का जो प्रकार है, तो यह रुपए कार्ड जो है पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया, यही पूछ रहा है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा ये 2012 में जो है रुपे कार्ड को भारत में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से याद रखिए। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आज का लास्ट प्रश्न है आप लोग को कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को ऑप्शन है 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून और 11 जून। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाए तो दोस्तों यह जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। तो देखिए आप लोग के लिए मैंने 100 प्रश्नों को एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आप लोग के लिए मैं बहुत शानदार तरीके से डिस्कशन करा दिया हूं। तो आप लोगों के लिए मैं एक हमेशा की भांति होमवर्क प्रश्न जो देता हूं, तो चलिए आप लोग अपना होमवर्क प्रश्न देख लीजिए, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क प्रश्न है आप लोगों को कि चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? यह आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक कितना सही किए 100 में से, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको अवश्य लिखिए। और आज के क्लास के बारे में भी आप लोग लिखिए कि रेगुलर सर आप लोग को इस टाइप का प्रश्न चाहिए, या कब कब इसको आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो है कितने दिनों का अंतराल पर मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आप लोग कहिएगा कि बिहार दरोगा के जितने भी प्रीवियस ईयर 5-6 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कराने को, तो उसको भी मैं अगले वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। तो इसके लिए भी आप लोग को कमेंट करना होगा। तो आप लोग को जो भी क्यूरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निश्चित ही उसको जवाब दूंगा। और
आप लोगों के लिए एकदम जैसे कहिएगा उस तरह पढ़ाई बिल्कुल होती रहेगी और शानदार तरीके से होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक और अगला वीडियो शानदार वीडियो लेकर उपस्थित होऊँगा आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए से आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।